बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आज दरख्वास्तों पर बाकायदा समाअत हुई है और अदालत ने दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देते हुए समाअत के लिए मंजूर कर लिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुला लिया है। साथ एक और अहम और बड़ी जमात की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ जो पेशरफ सामने आई है और इस्लामाबाद में एक और ख़त के और इस दफ़ा 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये एक ख़त है जो सामने आया है और उसके आज चर्चे हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप जानते हैं स्मोक के तदारुक के हवाले से केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और अब तक हुकूमत की जानिब से तो कोई ऐसी सच कार्रवाई नज़र नहीं आई, लेकिन जस्टिस शाहिद करीम साहब ने स्मोक के तदारुक के हवाले से वो पूरा साल ही इसके ऊपर समाअत करते रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन ऑर्डर्स जारी करते रहते हैं और आज उनकी जानिब से एक और बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को पहले होता था सील करना या बंद करना, अब गिराने का हुक्म दे दिया है जिनकी आलूदगी की वजह से ये तबाही मची। और इंशाल्लाह किसी भी व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा वजूहात क्या हैं इसकी स्मोक की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए बड़ा हुक्म देते हुए फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन तेज़ करने की हदायत कर दी और रिमार्क्स दिए कि आलूदगी का बायस बनाने वाली फैक्ट्रियों को गिराया जाए। तहरीरी हुक्म में अदालत ने महकमा स्कूल्स से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालती हुक्म में कहा गया कि सरगोदा में फैक्ट्रियों की आलूदगी को मॉनिटरिंग करने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। अदालत ने जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं उसमें तफसीली रिपोर्ट उससे मुतल्लिक भी तलब कर ली है। दो ही बड़ी वजूहात हैं, एक जो आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं और दूसरा जो फसलों की बाक़ियात जलाई जाती है। ये सबसे बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जो आलूदगी का मामला है ये पाकिस्तान में मसला गंभीर होता जा रहा है। और लाहौर की स्पेशल मैं आपको बताऊं तो यहाँ तो बहुत शदीद हालात हैं और मुश्किल हो गया है यहाँ पर सांस लेना। जो लोग बाहर काम करते हैं ओपन एरिया में उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। बीमारियाँ हैं, आँखों के मसाइल हैं, गले के मसाइल हैं और ये चीज़ें इसके ऊपर हमारे जो निज़ाम है उसको तगड़े तरीके से काम करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का एक और बड़ा फ़ैसला जिसमें डीजी एंटी करप्शन समेत कमिश्नर गुजरांवाला, डीसी गुजरांवाला और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत में ज़ाती हैसियत में तलब किया था, वो फ़ैसला काम दिखा गया। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद तहरीक इंसाफ के MNA जिनकी फैक्ट्री को सील किया गया था उनकी जो दरख्वास्तों पर अदालत ने ये एक बड़ा फ़ैसला दिया और अदालत ने तमाम अफसरान को बुलाया था। गुजरांवाला से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनकी ये दरख्वास्त थी और उसमें उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया, फैक्ट्री से कीमती सामान उठा के ले गए थे, जिस पर फिर अदालत ने एक्शन लिया और अदालत के एक्शन लेने के बाद फैक्ट्री भी डी सील कर दी गई है और तमाम का तमाम सामान भी फैक्ट्री में वापस रख दिया गया है और उसकी बाकायदा ईच एंड एवरीथिंग की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई है। और लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त गुजार के वकला थे उन्होंने उस रिपोर्ट को देखने के बाद कहा जी कि बिल्कुल यही हमारा सामान था जो सारा वापस भी पहुंचा दिया गया है और फैक्ट्री को भी डीसील कर दिया गया है। बाकी जज साहब ने कहा कि चूँकि इन्होंने गैर कानूनी छापा मारा है, गैर कानूनी कार्रवाई की है, गैर कानूनी तौर पर सामान उठाया है, वो आपके पास रेमिडीज़ हैं, आप जाएं और इनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी जो भी आपने कार्रवाई करनी है वो आप कार्रवाई करें और उनके ख़िलाफ़ आपके पास ये इख्तियार है कि आप अगर इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि आप जो चीज़ें हैं उसको आइन और दरख्वास्त गुजार फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए मुतल्लिक़ा फ़ोरम से रजू कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो रेमिडी है या जो उनकी जो ग्रीवियंस है वो अदालत ने उनको रेमिडी दिलवा दी है और फैक्ट्री भी डीसील कर दी गई है और उनका सामान भी उनको वापस मिल गया है। तो मैं समझता हूँ जब अदालतें इस तरह से फ़ैसले देती हैं तो तब ही जाके चीज़ें बेहतर होती हैं। दूसरी तरफ जो मामला आया साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनका जो एहतजाज हुआ और जिस तरीके से वो आपने वो वीडियो भी देखी जिसमें वो नज़र आता है कि उन्होंने कोशिश की अपने आप को छुपाने की ताकि जो मुज़ाहिरीन हैं उनके एहतजाज से बचा जा सके। उसमें फिर ये पेशरफ सामने आई कि मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि उनकी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, वीज़े उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे, इस तरह की बातें हुई। फिर कहा गया जी कि हम वहाँ पर दरख्वास्त देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करेंगे लंदन में
کہ ایک احتجاج جس کا حق برطانوی قانون نے ان کو دیا ہے، اور وہ پرامن احتجاج تھا، وہ انہوں نے گاڑی تھوڑی کو روکی ہے، وہ سائڈوں پہ کھڑے تھے، نعرے بازی وہ کر رہے تھے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم محسن نقوی کے خلاف درخواست دائر کریں گے کہ انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف، ہم نے اپنا برطانوی قانون کے مطابق اپنا حق استعمال کیا ہے اور اس پر ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کارروائی کریں گے، جبکہ دفتر خارجہ کی ممتاز زہرہ بلوچ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم لنڈن میں حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، گاڑی حملے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ گاڑی تھی امبیسی کی، پاکستان کی گاڑی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا اطہر من اللہ صاحب تشریف لے گئے، وہ سٹنگ جج تھے، ان کو گاڑی نہ ملی، ان کو امبیسی کا پروٹوکول نہ ملا، اور لوگوں کو بھی، لیکن ایک سابق چیف جسٹس کو جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ریٹائرڈ چیف جسٹس کو سرکاری گاڑی اور سرکاری پروٹوکول ملا۔ اب وقوع قاضی فیاض عیسیٰ کا نہیں ہے، اندازہ لگائیں، جو گاڑی ہے سرکار کی وہ زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے وقوع یہ بنایا جا رہا ہے کہ جو سفارت خانے کی گاڑی تھی اس پر حملہ ہوا ہے، اور اس کی بابت انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی پر ہونے والے حملے کے حوالے سے تشویش ہے، تمام سابق چیف جسٹس کو دورے کے دوران سفارت خانے کی جانب سے سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ قانونی کارروائی کے لیے پاکستانی سفارت خانہ اس حوالے سے کام کر رہا ہے، اگر تو وہاں پر بھی ایسے ہوتے جیسے ہمارے اسلام آباد میں ہیں، اور جس طریقے سے وہ ریمانڈ دیتے ہیں اور سارا معاملہ، تو پھر تو ان کو کوئی وہاں امید لگ سکتی تھی، ایسے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے اہم جو بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بنیادی انسانی حقوق کا، اس کو نام تو مقبرے کا دیا گیا، لیکن بیسیکلی وہ بنیادی انسانی حقوق کا ایک انہوں نے سمبل کے طور پر بنایا جی کہ دیکھیں بنیادی حقوق کی جو یادگار ہے، انہوں نے یادگار کے نام پہ نا، اور اس پہ لکھا کہ جی فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ سارے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جتنے بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ اس میں لکھے گئے، جس کو صحافیوں نے بنیادی انسانی حقوق کا مقبرہ کہا کہ یہاں دفن ہو گئے ہیں قاضی کے دور میں، لیکن اصل میں اس کو بنیادی انسانی حقوق کی یادگار کہا گیا۔ اس کے اوپر کو 12-13 کروڑ خرچ ہوا۔ صحافیوں نے الزام عائد کیا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے گھر اسلام آباد میں جو ان کی کوٹھی پہ ٹھیکیدار لگا ہوا تھا، وہی ٹھیکیدار لگایا گیا یہاں پہ، اور اس کا کوئی منظوری نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، اور غریب عوام کے 12-13 کروڑ روپے اس پہ لگایا گیا۔ ابو ذر سلمان نیازی، بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے توشہ خانہ سے متعلق بھی درخواستیں دائر کی تھیں انفارمیشن لینے کے لیے۔ ابو ذر سلمان نیازی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں انہوں نے بنیادی حقوق کی یادگار سے متعلق آئین کے آرٹیکل 19 سے، جس کا کل اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ سے متعلق تمام تفصیلات ملنی چاہیے اور وہ سپریم کورٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹیکل 19A جو فریڈم آف انفارمیشن ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن، اس کے تحت معلومات مانگی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بنیادی حقوق کی یادگار بنائی گئی ہے، اس میں پروجیکٹ کے ماہر ڈیزائنر کون تھے، کل لاگت کتنی ہوئی، انجینئر کون تھا، پروجیکٹ کے بلڈر کون تھے، پروجیکٹ کی منظوری دینے والی اتھارٹی کون سی ہے، یہ تمام کی تمام تفصیلات انہوں نے کہا جی مجھے چاہیے، اور وہ تمام تفصیلات سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار سے مانگ لی ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال دلچسپ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جو خط کے تذکرے ہیں وہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے اسلام آباد میں جو پارلیمنٹیرین، آپ جانتے ہیں کہ 60 سینیٹرز نے جو 60 ارکان پارلیمنٹ ہیں، 60 ارکان پارلیمنٹ امریکہ کے، انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کہا وہ خط ہمیں موصول ہو گیا اور ہم اس کا پراپر رسپانس بھی دیں گے۔ اب کیا ہوا کہ کل فیصل وابڈا نے کہا کہ آپ بھلے امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی مداخلت کرے گا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہم نے بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہے، جواب تو ہونا چاہیے۔ اب 62 اراکین کی جانب سے جو بائیڈن کو، اور یہ سینیٹرز ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹرمپ ہے اس کے میرے حال میں 49 کے قریب ہیں سینیٹرز ہیں، تو یہ دونوں کے جو سینیٹرز ہیں ان سے زیادہ جو سینیٹرز ہیں انہوں نے عمران خان اور پاکستان میں بنیادی حقوق کے حوالے سے خط لکھا۔ اس پر کیا ہوا کہ 62 ممبران ہیں امریکی پارلیمنٹ کے، انہوں نے خط جو بائیڈن کو لکھا کہ آپ اپنا رول پلے کریں۔ اس کے مقابلے میں اس کا جواب دیا جی پاکستان کی پارلیمنٹ نے۔ اس پارلیمنٹ میں 160 ممبران نے، قومی اسمبلی کے ممبران نے، قومی اسمبلی کے اراکین نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا، اور اس خط میں کہا گیا کہ جی جو 62 ارکان پارلیمنٹ
अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा वो मुदाखलत है। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से जो बाइडन को इमरान खान की रिहाई के लिए ख़त लिखने के बाद अब ख़त के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा। ख़त लिखने वालों में तारिक फजल चौधरी भी हैं, नवीद कमर भी हैं, मुस्तफ़ा कमाल वगैरह। मेंबरान पार्लियामेंट ने ख़त में लिखा कि मेंबर बाहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ज़रिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा किया है। ख़त में कहा है कि इमरान खान ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सियासी तशद्दुद और मुजरमाना धमकियों को मुतारिफ़ कराया। उन्होंने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की और हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविज़न की अमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। अरकान पार्लियामेंट ने ख़त में कहा कि इमरान खान ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। इमरान खान जेल से इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे हैं। वज़ीर आज़म को ख़त लिखे के ख़त में कहा गया कि इमरान खान ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया। इमरान खान ने डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। ख़त में कहा गया कि इमरान खान की मनफी मुहिम में किरदार अमरीका और बरतानिया में मुकीम मुनहरफ अनासर अदा कर रहे हैं। अमरीका और बरतानिया की रियासतें अपने शहरियों के ख़िलाफ़ गैर मामूली इक़दामात पर मजबूर हैं। ठीक हो गया। अब ये अच्छा, आप ख़त लिखना था तो आप अमरीकी सफारत खाने को लिखते, आपको बिल्कुल करना चाहिए था, आपका हक़ है, जमहूरी हक़ है, और आप 160 पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं, आप ख़त लिखते अमरीकी सफारत खाने को, पता चल जाता, मज़ा आता, हम भी देखते कि हाँ जी क्या कमाल कर दिया है। अब शहबाज शरीफ को ख़त लिखने का क्या है, और दूसरी जानिब इस ख़त में 160 अरकान में ना बिलावल ज़रदारी शामिल है, ना नवाज़ शरीफ शामिल है, ना आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी शामिल है, ना ही इसमें हमज़ा शहबाज शामिल है। तो ये वो जो बाकी 2 ख़ानदान शामिल नहीं है जो अमेरिका के साथ जिनके वो मामलात, बाकी जो मुलाजमीन से भरी फॉर्म 47 वाले हैं उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया। सबसे अहम जो चीज़ है वो है आज सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, और सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त समाअत के लिए बाकायदा मंजूर करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फ़रीक़ैन को बुला लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी ने समाअत की। अदालत ने सवाल पूछा कि आइन का आर्टिकल 239 हमें कहता है कि आइन से मुतल्लिक़ हमने नहीं सुनना। बैरिस्टर अली ताहिर जो PTI के वकील हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि 239 एक एक्सेप्शन देता है कि तब आप आइन के मामलात को देख सकते हैं जब आइन का बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया गया हो। उन्होंने अदालत को बताया कि आइन का बुनियादी ढांचा है सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जब पार्लियामेंट के लोगों ने बैठ के बेंच बनाने हैं कि किस बेंच में कौन सा केस जाएगा, वो पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है, तो फिर ना सेपरेशन ऑफ पावर का बुनियादी ढांचा बचा, ना अदलिया की आज़ादी का, और ना ही बुनियादी इंसानी हकूक़ का। इस वजह से हमने ये दरख्वास्त दायर की है। अदालत का कहना था पार्लियामेंट को तो अवाम ने मुंतखब किया है। उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल अवाम ने मुंतखब किया होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आइन के बुनियादी ढांचे में तरमीम नहीं की जा सकती, और ये काम किया है। अदालत ने 26वीं यानी तरमीम पर तवील आर्गूमेंट सुनने के बाद दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फ़रीक़ैन से 2 हफ़्तों में जवाब तलब कर लिया। अब असल चीज़ थी यहाँ पर दरख्वास्त का एडमिट होना, वो अहम था। वो एडमिट हो गई है, काबिल समाअत करार दे दिया, और अदालत ने जवाब तलब कर लिया। और अदालत ने कहा कि एक ही दफ़ा इनको टाइम देते हैं, सारे जवाब आ जाएं, उसके बाद चूँकि असल चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जमात इस्लामी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने बाकायदा तौर पर एक जमात इस्लामी ने 26वीं यानी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने के लिए सीनियर वकला का पैनल तश्कील देकर दरख्वास्त तैयार कर लिया, और आज बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया है कि हमारा पैनल तश्कील दे दिया गया है। 26वीं यानी तरमीम सीनियर मोस्ट वकला उसमें शामिल हैं, और वो 26वीं यानी तरमीम आज या कल में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जमात जो है वो दायर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतज़ार में है, और वो मैं आपको बताऊंगा इंतज़ार क्या है और कुछ वजूहात हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी हफ्ते ये दरख्वास्त तैयार हो चुकी है, सलमान अकरम राजा साहब के ऑफ़िस में तैयार हो चुकी है, जिसकी चीखें आपको मैंने 2 दिन पहले हुकूमती इत्तेहाद के लोगों की सुनवाई थी। अब देखना यह है कि ये मामलात आगे किस तरफ बढ़ते हैं। कॉग्निजेंस सिंध हाई कोर्ट ने ले लिया है, और ये मामला अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको डिसाइड करेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो।
بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.